बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। उसका जो है आज हमारा पहला लेक्चर है इसके हवाले से। और कोई भी, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी आपका स्टैट्यूट है, जो भी कानून है, उसका जो आगाज़ होता है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल से, कुछ इंट्रोडक्टरी मैटर से उसका आगाज़ होता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक हमारे पाकिस्तान में 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन और एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972। जो मेन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962 एंड 1973, 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशंस अभी तक पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स हुए, जिसमें से 2 एब्रोगेट हुए और जो तीसरा है वो स्टिल इन प्रैक्टिस है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी लॉ बुक ओपन करेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ही क्यों ना हो, तो हर स्टैट्यूटरी बुक से पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो क्या होगा? वो उसका प्रीएम्बल होगा। मतलब उसके कुछ तमहीद या इब्तदाई अल्फाज या उसका इंट्रोडक्टरी मैटर या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स। ये प्रीएम्बल का फंक्शन क्या होता है? किसी भी स्टैट्यूट के अंदर प्रीएम्बल का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ऐसे प्रिंसिपल्स सेट करना कि जिसको फर्दर जो स्टैट्यूट, जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करेगा। मींस कोई भी कानून अपने प्रीएम्बल से बाहर नहीं जाएगा, वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा कि जो उस प्रीएम्बल में दिए गए हैं। और अगर हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमें द फर्स्ट एवर लैंडमार्क डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था वो कौन सा नज़र आता है? वो डॉक्यूमेंट है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको हम कहते हैं कि दैट इट इज करार दादे मकासिद। 1949 के अंदर इसको पास किया गया था। लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया और उस वक्त के गवर्नर ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, जो सेकंड गवर्नर थे, उन्होंने इसको क्या किया? पास किया। अब लफ्ज़ क्या है? करारदादे मकासिद। ये वो करारदाद है, ये वो रेजोल्यूशन है जो पाकिस्तान के मकासद बयान करती है कि हमने मुल्क हासिल क्यों किया था। तो यहां पर वो तमाम जो मकासद हैं वो एनलिस्ट किए गए। और क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, दैट्स वाई क्या किया गया, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1956, 62 एंड इवन 1973 तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल का दर्जा हासिल था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज सेट एज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान 1956, 1962 एज वेल एज 1973। बट एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जैसे 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1 मैन शो था, तो वहां पे आल दो प्रीएम्बल यही था बट कुछ वायलेशंस हमें नजर आ गई। तो ये जरूरत समझी गई कि यार ये प्रीएम्बल को तो वायलेट किया जा रहा है, क्यों ना इसको सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। तो फिर जब 1985 के अंदर 8th अमेंडमेंट हुआ था जो कि ज़ियाउल हक साहब ने किया था, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 2A उसकी सूरत में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब इस वक्त ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली द प्रीएम्बल बट आल्सो द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज प्लेस्ड एट आर्टिकल 2A। ए का मतलब ही क्या है कि इट वाज इंसर्टेड थ्रू एन अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 2A में 1985 में 8th अमेंडमेंट के जरिए से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है
इट वॉज मेड द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल भी है और सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये है क्या? हम कह रहे हैं कि ये है करारदादे मकासद। ये वो ऑब्जेक्टिव्स बयान करती है कि जिसके लिए, जिसको अटेन करने के लिए हमने ये मुल्क बनाया था, और अब हम इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क में ये तमाम मकासद को इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। ये इसका एक बेसिक मकसद, ये एक अहद है जो कि कौन कर रहा है। ये अहद जब हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे, ताकि आज ये सिर्फ लफ्ज़ों में ना रहे बल्कि ये अहद उस अहद की सूरत में हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए कि जो अहद एज बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की सूरत में अपने साथ कर रहे हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को अपने इस मुल्क में यकीनी बनाएंगे। और मैं हम की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है? एंड वेयर एज इट इज़ द विल ऑफ द पीपल। ये किसी और की राय नहीं है, ये विल ऑफ द पीपल है, ये हमारी राय है, क्योंकि हम इसमें ये अहद करते हैं। और आखिर पे भी हम क्या कहते हैं? सो दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉस्पर। इसका जो फोकस है वो पीपल ऑफ द पाकिस्तान। और ये जो डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, विल ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी अपनी क्या है? ख्वाहिश है कि हम इन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और सिर्फ ख्वाहिश नहीं, हम अहद करते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क को इन बुनियादी असूलों के मुताबिक जो करारदादे मकासद में बयान किए गए थे, इनके मुताबिक आगे चलाएंगे। अब ये असूल हैं कौन कौन सी, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ, और ये करारदादे मकासद, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग शायद क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं पाक स्टडी के अंदर। जो हमारे LLB पार्ट 1 है उसमें पाक स्टडी के अंदर प्रियम्बल वहाँ पर भी मौजूद है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारा डिफरेंट लेवल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ना सिर्फ ये उस हद तक है कि इसको हम खाली किताब समझ कर कहना चाहिए तो LLB वालों का काम है कि LLB वाले पढ़ेंगे, नहीं। मेरे ख्याल में ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वो पढ़े, ताकि उसको पता चले कि हमारे कौन से हकूक़ हैं, कौन से फ़राइज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके मुताबिक है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसके मुताबिक नहीं है। एक लफ्ज़ हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। तो ये वो पहला बेसिक पॉइंट है जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बयान किया गया है, और वो क्या है? सॉवरेनिटी है जनाब। सॉवरेनिटी किसकी? ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह ऑलमाइटी की सॉवरेनिटी है। मतलब कि जो सॉवरन होता कौन है? सॉवरन होता है किसी भी मुल्क की सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम का मतलब क्या है? सुप्रीम का मतलब है हाईएस्ट अथॉरिटी, कि जिससे ऊपर कोई अथॉरिटी मौजूद ना हो, वो आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। और हमारे मुल्क में जो हमने शुरू से पढ़ा कि जो इक़्तिदार आला है, इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो जब हमने कहा कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मुल्क में जो भी कानून होगा वो अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में होगा। और ये अल्लाह के अहकामात हमें कहाँ से मिलते हैं? ये कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। तो ये एक लफ्ज़ लिखने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, लिहाजा वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि हम अल्लाह के अहकामात, क्योंकि वो सॉवरन, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ऊपर किसी का हुक्म नहीं है। और उसका हुक्म क्या डायरेक्ट आया? बिल्कुल डायरेक्ट आया, बट कुरान और सुन्नत की सूरत में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, ओवर द एंटायर यूनिवर्स, पूरी कायनात के ऊपर, बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, सिर्फ वो एक और नहीं। और ये है क्या? ये हम जो कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये जो लफ्ज़ है ना समद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसी अथॉरिटी कि जो वाहिद, अकेली, और उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक ख्याल है कि जी मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नेक काम करता हूँ तो मैं उस पर एहसान करता हूँ, नहीं।
पूरी दुनिया के लोग मिल जाए तो अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की शान में ज़रा बराबर इजाफा नहीं कर सकते। और अगर नौज़ बिल्लाह पूरी दुनिया के लोग मिल जाए तो उसकी शान में ज़रा बराबर कमी भी, तो वो पूरी कायनात का क्या है? मालिक। इसका अहद हम कहाँ पे कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ द पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इन अ सेक्रेड ट्रस्ट, इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। तो ये एक पाकिस्तान उसकी इमानत है। किसकी? अल्लाह की। तो हम जो काम पाकिस्तान में करेंगे वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करेंगे। हम अहद कर रहे हैं कहां पे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो पहला पॉइंट, सॉवरेनिटी किसकी है? अल्लाह ताला की। इक़्तिदार आला किसका है? अल्लाह ताला का। दूसरा, इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर। तो असल क्या है कि अब क्योंकि अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, तो उसके खलीफा होने के नाते पाकिस्तान का जो अवाम है, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा हुक्म अपने लिए रखें कि जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को क्या करें? गुजारें। जिसके मुताबिक हम अपने मुल्क को क्या करें? चलाएं। और क्या करेंगे कि वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब क्या हमारे मुल्क में बादशाहत चलेगी या डेमोक्रेसी होगी? तो हमने कहा यहां पे कहा कि हमारा मुल्क चलेगा चूजन रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे अपने मुल्क के अंदर। कोई बादशाहत नहीं होगी, कोई विरासत नहीं होगी। ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। बट अगेन अफसोस, जो लोग हमें आज मीडिया पर बैठकर इस डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब समझाते हैं और इस जमहूरियत के लफ्ज के ऊपर हमारा खून बहाते हैं, क्या वो जानते हैं व्हाट इज मेंट बाय द डेमोक्रेसी? व्हाट इज मेंट बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम की तरफ से। और जिस जमहूरियत का नाम हमारे मुल्क में भेटा जाता है, क्या वो जमहूरियत है? ओ यार, वो तो लेगेसी है, वो तो वही बादशाहत है। उठाओ पाकिस्तान की हिस्ट्री। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती है, जुल्फकार अली भुट्टो। फिर वापस आती है 1988 में बेनजीर भुट्टो। फिर उसके बाद 2012 में फिर वापस आती है, 2007 में जरदारी साहब, भुट्टो के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के क्या है? हस्बैंड। अब दोबारा क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे पास आ गए। एक ही खानदान। नवाज शरीफ को उठा ले, 1988 में आते हैं। फिर 1991 में आते हैं नवाज शरीफ साहब, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब, नहीं तो हमजा शहबाज साहब। अब कौन है? मरियम नवाज साहबा। बाकी आप अपनी सारी जो है ना वो उठा ले जमातें, जो आपकी रीजनल जमातें सारी ऐसे चल रही कि नहीं चल रही? दादा बलूचिस्तान के अंदर दादा वजीर आला, बाप वजीर आला, बेटा वजीर आला, एक खानदान। ANP एक खानदान, जमहूरियत एक खानदान। ये जमहूरियत है? डू यू थिंक दैट इट इज अ डेमोक्रेसी और दे द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल? कौन सी जमहूरियत है? इट्स नॉट द डेमोक्रेसी। ये बस एक हमने एक ड्रामा हमारे ऊपर चला दिया कि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है यार। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये है कि एक जमात, वहां पर पहले एक इलेक्शन होगा और वो पहले इस चीज को मुंतखब करेंगे कि हु विल लीड दैट पार्टी। ये डेमोक्रेसी है कि 70 साल का एक बेहतरीन सियासतदान ऐसे खड़ा और 25 साल का एक लड़का वहां पे सामने तकरीर कर रहा है। वाई? बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वाज द फाउंडर ऑफ द पार्टी, हिज फादर वाज द फाउंडर ऑफ द पार्टी। इज इट डेमोक्रेसी? हरगिज नहीं। हम इसको जमहूरियत कहकर इसके ऊपर चल रहे हैं। ओ भाई, हम कहते हैं डेमोक्रेसी, पीपल की, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। ये अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं, अवाम से बननी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का आप हिस्ट्री उठाए, 8 बार MNA, 10 बार सेनेटर, 5 बार फलां, वही सारी सीटें चलती आ रही हैं। दैट्स वाई एक जमूद है,
हम किसी को आगे नहीं आने देते, और जो ऑलरेडी है वो जो कर रहे हैं वो हमारे साथ बेहतर है। तो बेसिकली इस लफ्ज को समझने की जरूरत है कि जमहूरियत, पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूर हम हैं, हम उसको विरासत में लेकर चले गए। वो उस विरासत को क्यों जमहूरियत का नाम दे रहे हो यार? विरासत है वो, जमहूरियत की तरफ आ जाओ, कैपेबल लोगों को आगे लेकर आओ ताकि ये मुल्क सही तरीके से चल सके। नेक्स्ट, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed। अब फर्दर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या होगा? हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होगी, उसके बाद क्या होगा? बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस। फ्रीडम होगा, इक्वलिटी होगा, टॉलरेंस होगा और सोशल जस्टिस होगा। फ्रीडम होगा, आजादी, हक के राय, आजादी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड व्हाट इज मेंट बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ? दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, आइदर ही इज रिच और पुअर। सब एक सफ में खड़े होंगे। इज इट सो इन अवर कंट्री? क्या ये चीज है? क्या एक अमीर और गरीब का ट्रायल एक तरह का होता है? क्या जेल के अंदर क्लास ए बी सी नहीं है? इज इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इज इट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जनाब आप क्लास ए बी सी? आप क्यों एक मुजरिम को वहां पे खड़ा करके, और कसूर मुजरिम का नहीं है, सारा फॉल्ट किसका है? हमारा। वजह कि जब एक मुजरिम, चाहे वो जिस भी पोस्ट पर था, जब उसको आप खड़ा करते हैं और उसको बचाने के लिए कौन निकलता है? अवाम। जब कोई जज के ऊपर रेफरेंस आता है, बचाने के लिए कौन निकलता है? वकला। लेट देम फेस यार। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और अगर वो सच्चा है तो प्रोसीजर मौजूद है ना। हम क्यों वहां पर कोर्ट के ऊपर, क्या हमें जस्टिस के ऊपर वो नहीं है, इसके ऊपर एतमाद नहीं है हमें अपने सिस्टम के ऊपर? तो वहां पर उनको फेस, अगर सच्चे हैं तो उनकी तारीफ करें, और अगर झूठे हैं तो बिला वजह उनके पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करें। बट इक्वलिटी है कहीं पे, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस। व्हाट इज मेंट बाय सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मीन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मतलब जैसा मेयार जिंदगी एक तरफ है वैसा ही मेयार जिंदगी दूसरी तरफ। जैसी फैसिलिटीज एक प्रोविंस में वैसी फैसिलिटीज दूसरे प्रोविंस में। एक डिप्राइव्ड हो जाता है और एक को हम उठाकर क्या ले जाते हैं? ऊपर लेकर चले जाते हैं। क्यों? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू इट्स सब्जेक्ट्स। द अथॉरिटी कि जो इसकी जिम्मेदारी उठा रही है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहती है कि जनाब, प्रियम्बल में कहती है कि मैं फेडरेशन हूं और मैं बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर जो मेरे साथ डिफरेंट यूनिट्स आएंगे, प्रोविंसेस आएंगे, मैं इनके दरमियान क्या करूंगा? सोशल जस्टिस करूंगा। किसी का हकूक खाऊंगा नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? सोशल जस्टिस नाम की चीज किताबों में मिलेगी बट प्रैक्टिस में कभी भी हमें नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून मौजूद है। जरूरत किस चीज की? इम्प्लीमेंटेशन, इनको लागू किया जाए। अभी नेक्स्ट क्या है जनाब हमारे पास? वेयर इन द मुस्लिम शैल बी एनेबल टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्फेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग एंड रिक्वायरमेंट्स एज इस्लाम एज सेट आउट इन होली कुरान एंड सुन्ना। हमारी जो लाइव्स होंगी, बेसिक मकसद कि हमारी जो लाइव्स होंगी हम क्या किसके मुताबिक गुजारेंगे? अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। इट मींस क्या होगा? इट मींस ये होगा कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। हमारे यहां क्या होता है? मस्जिद के बिजली के बिल के अंदर टीवी के चार्जेस, वो अलग बात है, मुल्ला साहब की बेगम टीवी देखती है तो चार्जेस तो पड़ने चाहिए, बट होना तो नहीं चाहिए ना। कुरान एंड सुन्ना क्या कहता है? कुरान एंड सुन्ना ये कहता है कि हम, और ये हम कह रहे हैं यहां पर प्रियम्बल के अंदर
कि हम अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। मतलब जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको और कुरान की तबात को, इशात को हम उसको यकीनी बनाएंगे। और जो हमारा, और हमने इसको क्या किया, हमने मस्जिद को सिर्फ नमाज की जगह बना दी है। भाई मस्जिद को सिर्फ नमाज की जगह नहीं बनाओ। मस्जिद था क्या? जमात का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि लोग इकट्ठे हो जाए, और जब इकट्ठे हो तो एक दूसरे के मसाइल सुने। जब कोई शख्स मस्जिद में नहीं आता था तो पुराने वक्तों में लोग उसके घर जाते थे कि भाई खैरियत तो है। तो मतलब वो मस्जिद में ना आना इस चीज़ की निशानी थी कि इसकी तबीयत खराब है। जाके पूछो उसके साथ कोई मसला तो नहीं है, एक दूसरे की खबरगिरी रखो। आज नफसा नफसी, हमें अपने अलावा किसी की फिक्र है ही नहीं। क्या ये लाइफ कुरान और सुन्नत की है कि सिर्फ जाना, 2 सजदे मारना और जुमे के बाद लड़ाई करके सबसे पहले निकल के आ जाना? क्या ये कुरान और सुन्नत की जिंदगी है? तो हमने अपनी जिंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना है। और उसमें सबसे बड़ी मसला क्या है? आप लोग भी मुझे सुन रहे हैं, किस लिए? इसलिए पेपर में सवाल आना है बस। इट इज नॉट अबाउट द पेपर यार, इसको छोड़ दो, ये पेपर नहीं है। हो जाएगा पेपर, क्या कर लोगे? कब्र के अंदर डिग्रियां लेकर जाओगे और आखिरत में जब अल्लाह ताला हिसाब मांगेगा तो उसे कहोगे अल्लाह मियां मेरे पास डिग्री है, ये देखो जनाब मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। क्या ये पूछा जाएगा? व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी? भाई मैं आपको पढ़ाऊं कि ये चीज लिखी हुई नहीं है, ये हमने अपनी जिंदगी में लेकर आनी है। हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है। हमने अहद किया हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम ये चीजें अपने मुल्क में यकीनी बनाएंगे, हमें बनानी चाहिए। वेयर इन एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द मिनॉरिटीज। तो फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटी, अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और आई थिंक सो कि जितना पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं और जितना फ्रीडम, मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया और वो रिसर्च क्या था कि मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के पास गया। स्पेशली आपको पता है कि बलूचिस्तान में हमारे पास कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है? हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। तो मैंने डिफरेंट जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके पास गया और एक क्वेश्चन उनके आगे रखा कि जितनी इस वक्त आपकी जायदाद पाकिस्तान में है, अगर इतनी ही सेम जायदाद, सेम फैसिलिटीज़ आपको इक्विवेलेंट इंडिया में दी जाए तो क्या आप पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे? दे ऑल सेड नो। व्हाई? कि उन्होंने कहा कि वी फील मोर प्रोटेक्टिव, हम ज्यादा महफूज समझते हैं अपने आप को पाकिस्तान के अंदर, हम यहां पे ज्यादा सेफ हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर। तो इट मींस, और ये जो चीजें हैं, ये फ्रीडम ऑफ द मिनॉरिटीज, ये कहां से आई? कुरान और सुन्नत से आई। जिम्मी का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? हमारे इस्लाम। पहले तो ये होता था कि जिसके ऊपर कब्जा करो उसको मार कर फेंक दो, उनको अपने मजहब में जबरदस्ती कन्वर्ट कर लो। इस्लाम ने मना कर दिया कि ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इस मिनॉरिटी के फ्रीडम का कैसे ऐलान किया? फतेह मक्का के मौका पर जब सारे कुफार को क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो क्या दिया? फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटी। जब मुसलमान किसी जगह पर जाते तो हमला से पहले पूछते कि हाँ जी इस्लाम में आ जाओ, फिदिया दे दो, जिजिया दे दो। मींस पहले उनकी हकूक, उनका सारा तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली? वहाँ से। कुछ दिन पहले मैं वो पढ़ रहा था, एक कोई पेपर पब्लिश हुआ था कि जिसमें टॉप जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। टॉप 10 कंट्रीज़ जहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पर शराब ज़्यादा पी जाती है, टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पर रेप ज़्यादा होते हैं, टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पर जो है वो टेररिज्म ज़्यादा है। और तमाम जगह पर टॉप 10 के अंदर कोई एक सिंगल भी किसी में मुस्लिम कंट्री का नाम नहीं था। सारी क्या थी? कुछ क्रिश्चियंस, कुछ ज्यूज, डिफरेंट मज़हब। मतलब हम कहीं पर किसी चीज़ में फॉल ही नहीं करते। इवन देन वी आर फेमस दैट द मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। भाई कहाँ से आ गए? आपके दुनिया के फिगर्स कह रहे हैं कि हमारा किसी गिनती में नाम है ही नहीं। आई थिंक दैट द मुस्लिम आर द मोस्ट पीसफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इनसे हमारा इस्लाम है ही क्या? व्हाट इज मेंट बाय इस्लाम? सलामती का दीन। ये है ही सलामती का दीन। और जितनी फ्रीडम मिनॉरिटीज के लिए, जितनी फ्रीडम्स बाकी तमाम चीज़ों के लिए हमारे इस्लाम में मौजूद है, कहीं पर मौजूद। और सबसे बड़ी बात इस मजहब की कि ईच एंड एवरी सिंगल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इज प्रैक्टिसेबल, इज एप्लीकेबल। कोई सिंगल ऐसा प्रिंसिपल नहीं कि जिसको आप झुटला सके किसी भी लेवल पर कि इस्लाम ने जो ये बात की ये गलत है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन प्रूव्ड बाय
अदर नेशंस एज वेल, कि ना जनाब इससे बेहतर प्रिंसिपल्स है ही नहीं। और हम आज खुद अपने आप को क्या है, क्यों एक वो समझते हैं कि पता नहीं मुसलमान होकर हम बाहर जाकर अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे होते हैं। वाई? ओ भाई, हमारे जैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इस्लाम के अंदर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हैं ये किसी और मज़हब में आपको नहीं मिले। और उसके प्रिंसिपल्स, जो ये सारे प्रिंसिपल्स है कहाँ से आए? ये कुरान एंड सुन्नत से ड्राइव हुए। फ्रीडम ऑफ द मिनॉरिटीज, और उसके बाद क्या है जनाब कि वेयर इन द टेरिटरीज नाउ इंक्लूडेड इन आर इन एक्सेशन विद पाकिस्तान एंड सच अदर टेरिटरीज मे आफ्टर बी इंक्लूडेड इन एक्सीड टू पाकिस्तान शैल फॉर्म अ फेडरेशन एंड द यूनिट्स विल बी ऑटोनोमस। तो पाकिस्तान क्या होगा? एक फेडरेशन। एंड व्हाट इज मेंट बाय द फेडरेशन? फेडरेशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड इन बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। एक वफाकी हुकूमत होगी जो है पाकिस्तान की, नेशनल असेंबली जिसको, और उसके ऊपर पीएम, और फिर हर सूबे की अपनी क्या है? गवर्नमेंट। तो सूबाई खुद मुख्तारी होगी। जितने भी यूनिट पाकिस्तान में शामिल होंगे वो क्या होगा? प्रोविंशियली उनको ऑटोनॉमी हासिल होगी। ऑटोनॉमी मीन्स सूबाई खुद मुख्तारी। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद हमारे क्या होंगे? यूनिट्स होंगे, एंड ईच एंड एवरी यूनिट क्या होगा? वो हमारा एक ऑटोनोमस यूनिट होगा। तो फेडरेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो हमारे यूनिट होंगे वो क्या होंगे? उनमें खुद मुख्तारी होगी। मतलब सूबाई खुद मुख्तारी की बात हमारी की जा रही है कि हमारे जो सूबे होंगे वो क्या होंगे? वो खुद मुख्तार होंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, एंड उसके बाद क्या है कि वेयर इन शैल बी गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, के बुनियादी हकूक वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 8 से लेकर 28 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर अवेलेबल है? बुनियादी हकूक मींस एवरी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने के नाते वो क्या है? ये सारे हकूक वो इस्तेमाल कर सकता है। कौन से? वो इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस, कि तमाम पाकिस्तान के सिटीजन क्या है? बराबर। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड एसोसिएशन, ये तमाम चीजें आपको दी जाएंगी। कौन कौन सी चीजें? आपको सारे के सारे फ्रीडम दिए जाएंगे। कौन कौन से? स्पीच का, मोमेंट का और थॉट का, ये आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है आपके पास। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी दी जाएगी। आपको जो सोशल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और किस बुनियाद पर? इक्वलिटी की बुनियाद पर ये सोशल राइट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ना सिर्फ सोशल बल्कि इकोनॉमिक और साथ पॉलिटिकल। ये सारे जो राइट्स हैं ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे मुल्क के जो लोग हैं इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद वेयर इन एडिक्वेट प्रोविजंस शैल बी मेड टू सेफगार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज एंड बैकवर्ड एरियाज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। इसमें जो मेन चीज है, मिनॉरिटीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। बैकवर्ड एरियाज, अगेन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बैकवर्ड एरियाज क्या था? ये पसमानदा इलाके। अब यहां पे भी मैं हंसता हूं कि एक सिस्टम हमारे पास आ गया जनाब, कोटा सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं कि कुछ सूबों के लोगों को, बैकवर्ड एरियाज वालों को 5% रियायत दे दी जाती है एग्जाम के अंदर, और उधर से सीटें, इधर से सीटें, इधर से सीटें जनाब ये क्या किया जाता है? वो लगा दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना भाई। ये जो कोटा सिस्टम है ये प्रोविजनली दिया गया था कि अनटिल गवर्नमेंट डेवलप्स द बैकवर्ड एरियाज, आप उनकी नुमाइंदगी के लिए इनको कोटा सिस्टम दे दे। बट द फर्स्ट एवर राइट ऑफ द पीपल वो ये था कि बैकवर्ड एरियाज को डेवलप किया जाए। इंस्टेड के हम ये कहते कि जी मेरे गांव के अंदर यहां पे स्कूल बनाए, मेरी तहसील में कॉलेज बनाए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाए, मुझे लड़ना है, मुझे बराबरी की बुनियाद पर आगे बढ़ना है। मैं क्या कहता हूं? और जी मेरा कोटा सिस्टम, मुझे उधर भी कोटे पे दाखला दे दो, इधर भी दाखला दे दो, नौकरी भी दे दो, ये भी कर दो, कोटा सिस्टम पे कर लो, इट्स माय राइट, कोटा सिस्टम। माजूरों को माजूर बना दो। ओ भाई मुझे कोटा सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छा इदारा चाहिए, मुझे अपने इलाके की तरक्की चाहिए, मुझे 5 नंबर का कोटा सिस्टम नहीं दो।
इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द बैकवर्ड एरियाज। क्या है? नहीं है। और मुझे क्या चाहिए? कोटा सिस्टम, और कुछ नहीं चाहिए। हम सब लोग इसी पे खुश है ना, इसी पे सारी लड़ाई करते हैं ना। हम क्यों नहीं कहते कि कोटा सिस्टम को छोड़ो यार, मुझे यहां पर इदारे दो, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, ताकि कल को मैं सबके साथ मुकाबला कर सकूं, ना कि कोटा सिस्टम के ऊपर क्या कर सकूं, अपने जो है वो हकूक को खुद अपने हाथों से खुश होकर क्या करूं, कुर्बान कर दूं कि खैर है जी मुझे तो नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद क्या है जनाब, वेयर इन द इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द फेडरेशन, its independence and all the rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded। हमारे तमाम हुकूक जो हमारे ज़मीनी, बर्री और बहरी, इनको महफूज किया जाएगा। तो आखिर पे हम क्या कहते हैं, सो दैट द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। ये क्यों है? इसलिए कि पीपल ऑफ द पाकिस्तान क्या कर सके, मे प्रॉस्पर, तरक्की कर सके हम लोग, एंड अटेन देयर राइटफुल एंड द ऑनरेबल ऑनर्ड प्लेस अमंग्स द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक देयर फुल कंट्रीब्यूशन towards international peace and progress and happiness of the humanity। तो हमारा एक और मकसद कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना और दुनिया की तरक्की में, अपने मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बढ़ाना। फिर इसमें हमने फर्दर ऐड किया टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विद द मुस्लिम वर्ल्ड्स, जो हमारे मुस्लिम ममालिक उनके साथ ताल्लुकात को क्या करना, मजबूत करना। तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हम पाकिस्तान के सारे शहरी क्या कहते हैं, कॉन्शियस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह एंड मैन। और इसलिए हम तमाम पाकिस्तान के लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और इस अवाम के सामने ये अहद कर रहे हैं, कुछ जाना अल्लाह को हाजिर नाजिर, वो अहद किया क्या, कंस्टेंट ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द पीपल इन द काज ऑफ पाकिस्तान, कि वो जो हमारा मुल्क हासिल करने के लिए लोगों ने क्या दी थी, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी थी, फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेड बाय द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दैट पाकिस्तान वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ द डेमोक्रेसी अचीव्ड बाय द अनरिमिटिंग स्ट्रगल ऑफ द पीपल अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टेररिटी। कि वो जद्दोजहद जो हम लोगों ने की थी ताकि जमहूरियत आए, जमहूरियत आ गई, जमहूरियत आएगी नहीं, जमहूरियत आ चुकी है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय द रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल एंड पॉलिटिकल यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी बाय क्रिएटिंग एन एजिटेरियन सोसाइटी थ्रू अ न्यू ऑर्डर, डू हेयर बाय थ्रू आवर रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशंस। और जनाब ये सारी बातें करके हम अब कॉन्स्टिट्यूशन देने जा रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इन तमाम असूलों के मुताबिक। ये बेसिक हमारा मकसद है कि जिसके लिए हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था। ये बेसिक वो ऑब्जेक्टिव है कि जिसके लिए हमने क्या किया था, पाकिस्तान हासिल किया, कि यहां पर हम अल्लाह का इक़्तिदार कायम करेंगे, उसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और इनफैक्ट थोड़ा सा जो मसला आया ना, हमने अल्लाह को उठाकर साइड पे रख दिया, हमने मामलात से निकाल दिया है, सिर्फ हमने उसको मस्जिद के अंदर बंद करने की कोशिश कर दी है। अल्लाह मस्जिद के अंदर नहीं बंद करना, हमने अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना, उसको शामिल करना, उसको लेकर आना है। इसका मकसद ही यही है, और ना सिर्फ इसका, हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम अल्लाह को क्या करें, अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर लें, शामिल कर लें। किस तरह शामिल कर लें? दो तरीके होते हैं ना जब हम सिग्नल पे रुकते हैं। एक इसलिए रुकते हैं कि अगर मैं ना रुका तो क्या होगा, चालान कट जाएगा, जुर्माना देना पड़ जाएगा। और एक मैं इसलिए रुकता हूं कि मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर मैं इस सिग्नल को ब्रेक करता हूं तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए, मैं अपना फर्ज समझ के क्या करता हूं, वहां पर रुक जाता हूं। ये जो सेकंड टाइप की नेशन होती है, ये वो होते हैं लोग जो आगे बढ़ने वाले होते हैं। और अल्लाह डरने की चीज नहीं है, मुझे अल्लाह से डर के काम से नहीं रुकना चाहिए, मुझे इसलिए काम से रुकना चाहिए कि मैं गलत काम ना करूं, कोई मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए। अगर मैं डर के रुक जाता हूं तो यह भी एक दर्जा है, बट मजा क्या है कि जब मैं कोई भी गलत काम इसलिए ना करूं कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज। वो कहार है, जब्बार है, और वो आपका महबूब भी तो बन जाता है ना।
तो जिस तरह हमें अपने महबूब के एक डर होता है कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, तो ऐसा ही डर, ऐसी ही अकीदत जब हमारे दिल में अल्लाह के लिए आ जाएगी, हम किसी भी गलत काम से इसलिए रुकेंगे कि कहीं हमारा अल्लाह हमसे क्या हो जाए, नाराज ना हो जाए। तो ये असल ये है उसकी सॉवरेनिटी को मानना, ये है उसके अहकामात को मानना। और जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर छुप कर जुर्म करते हैं ना, तो एक आवाज़ आती है, क्या है मेरे बंदे, तो तू सबसे छुप गया, लेकिन तू मुझसे तो नहीं छुप सका, तो मतलब तूने मुझसे इस काबिल नहीं समझा कि तू मुझसे छुप जाता, तो क्यों हम ऐसा करते हैं? तो अल्लाह की सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि उसके अहकामात दिन रात सुबह दोपहर शाम हर चीज़ में हमारी ज़िंदगी में क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जमहूरी असूल, जमहूरी होने चाहिए, वरासती नहीं होने चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। और हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे कि जहां पर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उसके बाद हम एक वफाकी तर्ज की हुकूमत चलाएंगे जहां पर सूबाई खुद मुख्तारी होगी। तमाम फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, थाट, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ये तमाम लोगों को ये तमाम बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी तरक्की की जाएगी, ना कि कोटा सिस्टम के ज़रिए से लोगों को खामोश करवाया जाएगा और उनके राइट्स को गज़ब किया जाएगा। और इंटरनेशनल जो पीस है उसको मेंटेन करने के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये है पाकिस्तान बनाने का ऑब्जेक्टिव, ये बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है। किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव है कि जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हमने, ये चीज़ हमने सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, ये चीज़ हमने कहाँ तक पहुँचानी, अपने बच्चों तक पहुँचानी है। हमने सिर्फ, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमने उनको खाना खिलाना है बच्चों को, कि ये खाना, कपड़े, जूते ये ले लो बस किस्सा ख़त्म, नहीं। हमने उनको ये चीज़ें सिखानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमने ये चीज़ें फॉरवर्ड करनी अपने बच्चों को हमारे। और मैं जो है ना 9th 10th मैंने अपने वालिद साहब से किया था, तो ये चीज़ें, ऑल्दो वो इंग्लिश टीचर थे, बट उन्होंने ये चीज़ें हमें पढ़ाई। किस लिए पढ़ाई? कि बेटा ये किताबी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की क्या है चीज़ें। और आज उनकी याद के लिए मैं क्या करके हूँ, ये मेरे वालिद साहब को स्वेटर था, 10 साल से मैंने रखा हुआ अपने पास, और हर साल सर्दी में मैं ये ज़रूर पहनता हूँ। तो ये उनकी वो याद कि जिसके उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई कि बेटा ये चीज़ें सिर्फ किताबी नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगी में क्या करें आप लेकर आ जाए। आज हम ऑब्जेक्ट तो करें, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। सही कैसे होगा? ऑब्जेक्ट करने से नहीं होगा। जब मेरी ज़ात ठीक हो जाएगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक। आज मैं अगर अपनी ज़ात से शुरू करूँगा तो मैं ठीक हुआ, मेरे साथ मेरे घर के 10 बंदे ठीक हुए, आने वाले वक्त में 10 बंदे 100 में चलेगा, 100, 1000, लाख, करोड़, तो क्या हो जाएगा। ये एक्चुअल एक पीसफुल तरीका होता है कि जिसमें आप मुआशरे को क्या कर सकते हैं। ऑल्दो एक लेंथी, हम कहते हैं जी लेंथी प्रोसेस है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। ख़राब होने में भी तो कितना साल लग गए हैं, इस इस्लामी रियासत को बर्बाद होने में 1400 साल लगे हैं। 14 दिनों में आप खिलाफत कायम कर लेंगे? नहीं हो सकती। तो हो क्या सकता है, क्या किया जा सकता है? सिर्फ अपने आप को दुरुस्त करना। और जब हम में से हर शख्स अपने आप को दुरुस्त करने लग जाएगा तो मुआशरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ठीक। और अगर हम बुरे होंगे तो हम पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। आज हम उसी पोजीशन में हैं कि हम पर हुक्मरान क्या किए गए हैं, मुसल्लत। और जब हम अल्लाह के अहकामात की पाबंदी में चले जाएंगे तो हम पर हुक्मरान भी कैसे आ जाएंगे, अल्लाह के अहकाम को मानने वाले आ जाएंगे। तो सिंपल ये एक जो बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त अगर कोई बंदा कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, आज सब लोग आ जाओ, तो वो यही है कि हम क्या करें, हम ये करें कि हम अपनी ज़ात को क्या करें, दुरुस्त करने लग जाए। ठीक है जनाब। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ किताब में नहीं, पेपर के लिए 10 नंबर के लिए नहीं, इसको अपने ये मकसद है इस पाकिस्तान का, और उस पाकिस्तान से ऊपर भी एक मकसद है अल्लाह ताला के अहकामात को इस पाकिस्तान में क्या करने का, कायम करने का। इन चीज़ों पर हमें जोर देना चाहिए।